फेडरेशन में आए हुए सब फेडरेशन के एक्टिविस्ट सदस्य, वर्कर्स, हेल्पर्स, कॉमरेड कर्मचारी, वंदना प्रसाद जी, सुमित्रा जी, दीपा सिन्हा जी और कई मित्रों, पहले तो गांधी जयंती की सबको शुभकामनाएं। और जैसे आपको बताया गया था, ICDS की स्थापना भी 2 अक्टूबर 1975 में हुई है और ये 50वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। और ये छोटा सा प्रोजेक्ट था शुरुआत में, और अब बढ़कर अब केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना बन रही है और इस विश्व में बाल विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना। और गांधी जी को स्मरण करते हुए मैंने सोचा था कि शुरुआत में ही हम गांधी जी के कुछ वचन हैं बाल विकास पर, उससे हम शुरुआत करें सम्मेलन को। और उन्होंने बल दिया था बच्चों की शारीरिक, मानसिक और भावात्मक क्षमताओं को ध्यान रखना चाहिए। कितने साल पहले उन्होंने ये भावना प्रकट की थी और उनका ध्यान होलिस्टिक विकास होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए। उन्होंने इस पर भी जोर दिया था कि एक्टिविटी बेस्ड सीख होनी चाहिए और अनुभव के आधार पर सीख होनी चाहिए, लर्न बाय एक्सपीरियंसिंग एंड डूइंग। और इसके से बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। और हम आज गांधी जी के इस सिद्धांत पर काम करें तो बच्चों की सार्वजनिक जिम्मेदारी, जिम्मेदार और ज्ञानी व्यक्तियों के रूप में हम जो चाहते हैं वो विकसित करने में हम सक्षम होंगे। इस संदर्भ में कॉमरेड साहब ने आपके सामने कुछ ICDS के सामने जो चुनौती आई हैं कुछ विवरण दिए हैं। बट पहले तो जो पॉजिटिव अचीवमेंट्स हैं उस पर भी हमको ध्यान देना है। और बच्चों के साथ गर्भवती और ब्रेस्ट फीडिंग माताओं के विकास पर जो विश्व में, देश में बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है, उस पर भी हम इस सफलता पर हमें खुशी होनी चाहिए। बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में पूरे भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स, स्वास्थ्य परिणाम जो हैं उनमें सुधार हुआ है। जन्म के समय वजन में सुधार, शिशु मृत्यु दर में कमी, और इसका लाभ पूरे जीवन में तक होता है, ये विशेषज्ञों का कहना है। शैक्षिक प्रदर्शन में भी कई सुधार हुए और शुरुआत में 33 प्रोजेक्ट थे, फिर 5000 बने और अब धीरे धीरे बढ़ते हुए 7000 से अधिक ICDS प्रोजेक्ट पूरे देश में हम चल रहे हैं। और चुनौती के बावजूद आपके सपोर्ट से देश भर के बच्चों को और माताओं को महत्व बेसिक सर्विसेज या मूल सेवाएं जो है प्रदान करने के लिए ICDS प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो वर्तमान में जैसे आपको जानकारी है, करीब 9 करोड़ बच्चों को लाभ हो रहा है, करीब 2 करोड़ गर्भवती और ब्रेस्ट फीडिंग माताओं को लाभ पहुँचा रहा है। और इस सफलता का मुख्य कारण आप लोग जो 14 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और सहायक हैं, उनकी सेवा से ही ये सफलता पाई गई। और इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। परंतु अब टाइम आ गया है कि ICDS में क्या सुधार होने हैं उस पर भी विचार किया जाए। ICDS में प्री स्कूल शिक्षा में भी सुधार जरूर आया है, परंतु समुदाय में और माता पिताओं में ये भावना जागरूक हुई है कि प्री स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर निजी नर्सरी स्कूलों की तुलना में कम है। ये गलत धारणा है, बहुत हद से गलत धारणा है, क्योंकि प्राइवेट जो प्री स्कूल्स हैं वो प्री स्कूल एजुकेशन के बजाय जो स्कूलों में फॉर्मल टीचिंग करनी है उस पर ध्यान अधिक देते हैं। परंतु वास्तविकता तो ये है कि शहरी इलाकों में करीब 40% से 50% बच्चे प्राइवेट प्री स्कूल में आ जा रहे हैं। और इसका मूल एक कारण ये भी है कि शहरी इलाकों की
जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं बहुत सीमित है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये प्राइवेट प्री स्कूल से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके हाउस होल्ड्स पर, परिवारों पर अधिक बोझ पड़ता है, क्योंकि यहाँ फीस तो बहुत अधिक रहती है और यहाँ भी गुणवत्ता अधिक नहीं है। एक और गलत धारणा है, और ये धारणा कुछ शिक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ की है कि आंगनवाड़ी केंद्र में तो प्री स्कूल हो ही नहीं सकता, और यहाँ आपको गुणवत्ता लाना है तो केवल फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कॉमरेड्स ने बताया, जो ये ट्रांसलेशन हो रहा है उसी में संभव है। तो ये सब चुनौती आपके सामने है। एक और समस्या ये है कि माता पिता समुदाय की जो गलत धारणा है उसको हमको बदलना है। सरकार की तरफ तो आप संघर्ष करेंगे, बट जब तक समुदाय आपके साथ नहीं है तो वो प्राइवेट स्कूल को जब बेहतर समझेगा और आपको छोड़कर दूर जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। और इससे मेरा मानना है कि ICDS में एक बदलाव जरूर आया है। जब ये कल्पना की गई थी ICDS के बारे में, तो कल्पना थी कि समुदाय की स्कीम है, ये सरकारी स्कीम नहीं है। बट 50 वर्ष में क्या हो गया है कि ये सेंटर बेस या केंद्रित स्कीम भावना से देखा जा रहा है। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि 0 से 3 की वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं वो आपके आंगनबाड़ी में केंद्र में नहीं आ पा रहे। और हम जानते हैं कि अधिकांश मानसिक विकास जो रहता है वो 30 वर्ष की आयु से पहले ही होता है। तो जो आपने 0 to 3 एज ग्रुप में छोड़ दिया और केंद्र में नहीं आ रहे हैं, और आप समुदाय के साथ और माता पिता के साथ 0 to 3 वर्ष की आयु को के इस समस्या को नहीं निर्धारण दे रही है, तो फिर ICDS का क्या होगा। तो ये जो प्रवृत्ति हम देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन और प्री स्कूल, ये चुनौती अगले वर्ष में हमको पार करने की जरूरत है। और इस संदर्भ में क्योंकि प्री स्कूल की बात हो रही है, तो ECC के पाठ्यक्रम के करिकुलम पर भी थोड़ा मैं नजर डालना चाहता हूँ। तो केंद्र सरकार ने करिकुलम या कार्यक्रम ECC का घोषित किया है और शैक्षिक सिद्धांतों पर काफी हद तक आधारित है। परंतु आंगनबाड़ी की प्रणाली में और आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ व्यवहारिक सीमाएं हैं, जो अर्ली स्टेजेस ऑफ एजुकेशन के करिकुलम के कारण हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है। एक प्रमुख सीमा यह है कि हम 2.5 साल के बच्चे से 6 साल के वर्ष के बच्चों को एक ही जगह, एक ही ग्रुप में बिठाते हैं। और ये जो समस्या है, ये बहु ग्रेड या अंग्रेजी में जो मल्टी ग्रेड सिचुएशन कहते हैं, ये प्राइमरी स्कूल में भी देखा जाता है। और इस लिमिटेशन के कारण जो मापदंड हैं शिक्षा के, वो हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि छोटे बच्चों को तो हम एक्टिविटी बेस कर रहे हैं। जो बड़े बच्चे हैं 4 साल से, वहाँ पर हमको कुछ लिटरेसी न्यूमरेसी के एलिमेंट नहीं दें तो माता पिताओं का धारणा वही रहेगी, तो यहाँ तो केवल खेल होता है, यहाँ सीखने और शिक्षा नहीं, और वो आपके बच्चों को प्राइवेट नर्सरी स्कूल में शामिल करते हैं। और दुर्भाग्य से जो कार्यक्रम केंद्र सरकार ने घोषित किया है, वो ये मल्टी ग्रेड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए नहीं डिजाइन किया गया। और ये एक तरफ से ये टॉप टू बॉटम जो अप्रोच है वो किया गया है। तो कार्यक्रम तो की रूपरेखा आपसे शुरुआत होकर प्राइमरी स्कूल तक जानी चाहिए थी, वो ऊपर से लेकर आप पर थोपा जा रहा है। तो ये चुनौती जरूर है। ये भी हम नहीं कह सकते कि प्री स्कूल में इतना मापदंड के आधार पर या आउटकम्स के आधार पर हमने सफलता नहीं हासिल की। तो आपको 4 साल की वर्ष में एक पॉसिबिलिटी है कि आप वो जो बच्चे हैं उनको अलग ग्रुप में सीख दें,
और बाकियों को एक्टिविटी बेस्ड प्ले बेस्ड मेथड में जाए। और इस सब के लिए, ये सब अरेंजमेंट्स करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमें आंगनबाड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत ज़रूर है। और हमने देखा है कि पिछले वर्षों में पोषण 2.0 सक्षम आंगनबाड़ी का की घोषणा तो हो गई है, बट ट्रेनिंग बजट्स खास बढ़े नहीं। तो जब तक आपको साधन नहीं मिलेंगे, ईसीसी करने के लिए जगह भी ज़रूरत है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के साधन की ज़रूरत है, तो वो तो आया नहीं। घोषण मात्रा, नीति मात्रा आ गई है। इसके ये करिकुलम के साथ साथ माता पिताओं की ये भी मांग आ रही है, विशेषकर शहरी इलाकों में, कि अंग्रेजी, स्पोकन अंग्रेजी पर भी ध्यान दिया जाए। तो ये जो मांग है, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और कहीं कहीं राज्यों में तो, जैसे कर्नाटक में तो अनुमति भी दे दी है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कुछ हद तक अंग्रेजी पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि हमने ये ज़रूर सोचना है कि माता पिताओं की धारणा क्या है वो समझना पड़ेगा। उनसे हम संघर्ष नहीं कर सकते, उनके साथ सीख करके, उनके साथ कोलैबोरेशन करके ही हम आंगनबाड़ी क्षेत्र में आगे बढ़ोतरी पा पाए। एक ये धारणा भी शुरुआत से ही सरकार के लेवल में दे रहे हैं कि आंगनबाड़ी का जो काम है ये पार्ट टाइम वॉलंटरी काम है, और इस कारण वेतन भी पार्ट टाइम वॉलंटियर के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और सबका मानना है कि आप सब लोग प्रोफेशनल वर्कफोर्स हो, और इस रूप में ही आपका काम, आपका वेतन पूर्णकालिक प्रोफेशनल कार्य के साथ ही बेंचमार्क करने की जरूरत है। तो जब आप मांग कर रहे हैं, ये नहीं मांग कर रहे हैं कि आप पार्ट टाइम वर्कर के वेतन बढ़ाने की, आप पहले तो ये सिद्ध करना चाहेंगे कि ये हम प्रोफेशनल वर्कफोर्स हैं। जैसे स्कूल टीचर प्रोफेशनल है, आप भी आंगनबाड़ी वर्कर भी प्रोफेशनल हैं। इसके साथ एक जुड़ा सवाल है, व्हाट अबाउट हेल्पर्स? क्या वो भी केवल सहायक के रूप में ही देखा जाए? और अधिक राज्य में हमने देखा है कि हेल्पर्स भी 10वीं क्लास से अधिक शिक्षा लेकर हेल्पर बन चुकी है। उनमें क्षमता है, परंतु ट्रेनिंग की सुविधा उनको नहीं है। आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो मिलती है, उनको तो कुछ भी ट्रेनिंग, वो योजना ही नहीं है ट्रेनिंग। उनको सही ट्रेनिंग दी जाए, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा तीनों में उनकी क्षमता रहती है, और उनको भी सहायक के बजाय चाइल्ड केयर वर्कर्स घोषित किया जाए। इससे आपको क्या होगा, आपके आंगनबाड़ी केंद्र में 2 वर्कर्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो शिक्षा विशेषज्ञ की मांग है कि यहाँ एक फॉर्मल प्री स्कूल टीचर की जरूरत है, वहाँ आप ही 2 लोग जब ट्रेन वर्कर्स मिल जाते हैं तो आपको किसी बाहर से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ईसीसी की बात जरूर की, पर देश में जो कुपोषण की समस्या है उस पर भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आज के तारीख भी मेरी 3 में से 1 बच्चे स्टंटेड हैं और मैलन्यूट्रिशन से पीड़ित हैं। कुपोषण एक कॉम्प्लेक्स समस्या है, और किसी की समझ में ये है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन से कुपोषण खत्म हो जाएगा, तो गलत धारणा। कुपोषण गरीबी से भी जुड़ी हुई समस्या है। कुछ हद तक माता पिता की जानकारी में भी कुछ कमी है, और आपकी तरफ से तो आप मेरी सलाह यही है कि जब आप केंद्र में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं, उसके साथ साथ घर में क्या पोषण दिया जा रहा है, क्या खाना दिया जा रहा है बच्चों को, उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो इससे आपको समुदाय में और माता पिताओं के साथ और निकट जुड़ने की जरूरत है, उनको भी जानकारी देने की जरूरत है। सरकार की ओर से तो अनेक स्वास्थ्य और
न्यूट्रिशन क्षेत्र में बहुत कदम लेने में उनका अभाव रहा है। बजट भी बहुत कम रहा है। इसके बारे में हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज मौजूद हैं, वंदना जी और विभा जी, और मुझे विश्वास है कि वो जब आपसे बात करेंगे तो स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आंगनबाड़ी की एक समस्या और है कि जब हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और हमने दिखाया कि 0 to 3 वर्ष की आयु के बच्चे आपके केंद्र में नहीं आ पाते, तो उनके लिए आप क्या करते हैं, एक टेक होम राशन देते हैं। एक टेक होम राशन क्या है, ये जो मिश्रण या मिक्स कहलाता है, जैसे कांग्रेस ने कहा कि कंपनीज को दिया जाए, एक तो ये गुणवत्ता में कमी रहती है, और इस पूरे स्कीम में, टेक होम राशन स्कीम में हमने पाया है कि भ्रष्टाचार और घोटाला बहुत है, और ये कहाँ जाता है, क्या होता है, वो बच्चों का तो अभाव नहीं है। तो अब समय आ गया है कि हमने 0 to 3 बच्चों को सामने लाना है और उनकी सेवाएं प्रदान करनी है, तो आंगनवाड़ी को भी क्रेश के साथ सम्मिलित करने की ज़रूरत है, और इससे महिलाओं को भी अधिक लाभ होगा, और वर्कर्स फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन का जो अभाव है देश में, उसमें भी फायदा होगा। इसके बारे में मुझे विश्वास है कि सुमित्रा जी क्रेशेस के बारे में आपको अधिक जानकारी देंगे। आखिर में एक समस्या और है जिसके बारे में मैं बोलने के बाद अपनी भाषा अंत करूँगा। शहरी क्षेत्रों में माइग्रेशन बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, और अगले वर्षों में हमने अनुमान लिया है करीब 8 करोड़ परिवार ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में बसेंगे। और हमने पहले ही कहा है कि शहरी केंद्रों में ना तो आंगनबाड़ी है ना क्रेशेस है, तो उनकी स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के अभाव में ये जो गरीब परिवार है, जिसका हमें मेन उद्देश्य था इसलिए इसके लिए, वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए आपको मेरा सलाह है कि ये भी मांग आप डालिए, और मेरा अनुमान है कि आज के समय ही कम से कम 1 या 2 लाख नए आंगनबाड़ी और क्रेशेस स्थापना करने की शहरों में ज़रूरत है। समस्या तो बहुत है, चुनौती बहुत है, समय का भी अभाव है। इसलिए आखिर में मैं इस सम्मेलन में फेडरेशन को मुझे इन्वाइट करने के लिए आप सबका आभारी हूँ। आप सबको दशहरा और दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।